Students, how are you? I hope आप लोग ठीक हैं. And today we will continue the our next lecture, part third. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हमने आपको डिस्क्राइब किया था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में. फिर हमने आपको सेकंड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. एंड उसके बाद हमने फैक्टर्स भी कुछ एक्सप्लेन किए थे. जो फैक्टर्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के कर्व को जो अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था. सो वहीं से कंटिन्यू करते हुए आप डिसाइड करते, अब हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि अब जो कुछ फैक्टर्स हैं, पहले तो वो एक्सप्लेन कर लेते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व कैसे शिफ्ट करता है. हमने आपको ये भी बताया था, लेफ़्ट एंड राइट, P50 वैल्यू क्या होती है. सो आप एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर जो भी हैं, फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इफ़ेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट. पहले हमने इफ़ेक्ट देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ेक्ट देखा था pH का, राइट, जिसे हमने बोहर इफ़ेक्ट भी बोला था कि बोहर इफ़ेक्ट में अगर आपको लो pH होता है तो जो बाइंडिंग कर्व है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व जो है वो राइट शिफ्ट करता है, राइट. सो अब इफेक्ट देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, राइट. तो CO2 यानी कि CO2 वाटर से अगर रिएक्ट करती है, राइट, वाटर में डिज़ोल्व होती है. हमने आपको बताया था कि CO2 एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन मोर डिज़ोल्व होती है, राइट. सो CO2 वाटर ने इससे इंटरेक्ट किया, H2CO3 हमारे पास आया, कार्बोनिक एसिड बना, राइट. फर्दर कार्बोनिक एसिड जो डिवाइड होता है वो पॉजिटिव आयन में प्लस HCO3 आयन में डिवाइड होता है, ठीक. ये बनाया. अब हमारे पास मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, हाई पार्शियल प्रेशर है CO2 का, राइट. उसने वाटर से इंटरेक्ट किया तो यहाँ पर H2CO3 आयन बने, जैसे हमने आपको बताया कि कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बना, राइट. कार्बोनिक एसिड बनेगा तो हमारे पास ये प्रोटॉन, राइट, और HCO3 आयन आएंगे, राइट. तो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, राइट. प्रोटॉन हमारे पास ज़्यादा आए तो प्रोटोनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, राइट. देखो हमने आपको लास्ट में pH के केस में भी यही बताया था कि अगर प्रोटोनेशन होता है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि सिस्टम में हमारे पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो प्रोटोनेशन होगा हीमोग्लोबिन का. तो एफिनिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्रोटोन और प्रोटोनेशन होने से इंट्रैक्शंस होंगे, आयनिक इंट्रैक्शंस होंगे, साल्ट ब्रिज बनेंगे, राइट. एक्स्ट्रा आयनिक इंट्रैक्शन की वजह से जो कन्फर्मेशन है उसमें कुछ तो चेंजेस होंगे, राइट. एंड एफिनिटी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो डिक्रीज करेगी. और अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हमने आपको बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी डिक्रीज करती है तो ग्राफ जो प्लॉट है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, प्लीज़ बताइए. एग्जैक्टली वो राइट शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर हमने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करती है सो जो ग्राफ है वो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, मतलब प्लॉट जो हमारा हम बाइंडिंग कर्व देखते हैं. एंड अगर हमारे पास एफिनिटी कम हो रही है तो राइट शिफ्ट होगी, ठीक है. ये होगा हमारे पास, आपको याद रखना है CO2 का इफ़ेक्ट. अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ BPG, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट. यहाँ इसे BPG का रोल काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, BPG का रोल आपको पता होना चाहिए. तो अगर हम BPG की बात करें सो ये हाईली चार्ज्ड एनायन है, राइट, हाईली चार्ज्ड एनायन है और फिजियोलॉजिकल pH पर ये 5 नेगेटिव चार्ज शो करता है. सो अगर हम यहाँ से देखें pH इफ़ेक्ट ऑफ BPG तो कैसे होगा, देखिए हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, राइट. हमारे पास अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, प्लीज़ आप केयरफुली नोट्स देखिएगा, और अगर आप चाहें तो प्रिपेयर भी कर सकते हैं, आप पॉज करिए एंड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है तो आप नोट कर लीजिएगा. देखिए इफ़ेक्ट ऑफ BPG, अभी हमने आपको बताया कि हाईली चार्ज्ड एनायन है. मान लीजिए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हुई है. सो अगर BPG ने इंटरेक्ट किया तो BPG क्या काम करता है, अब यहाँ देखिए, फॉर्म आयनिक इंट्रैक्शन विद अल्फा अमीनो एसिड ऑफ बोथ बीटा चेन.
अल्फा अमीनो एसिड जो है बीटा चेन का, राइट, हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, ये आपको पता है। और हम कह रहे हैं कि जो बीपीजी है, राइट, जो बीपीजी है वो बीटा चेन के अल्फा अमीनो एसिड के साथ बोथ अल्फा अमीनो एसिड के साथ बाइंडिंग शो करता है दोनों बीटा चेन्स में, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक रफ डायग्राम बनाया और यहाँ पर बीपीजी ने बाइंड कर लिया बीटा चेन के साथ अल्फा अमीनो एसिड के, राइट, अल्फा अमीनो एसिड पोजिशन पर बीटा चेन में इसने बाइंड कर लिया। अब क्या होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबलाइज होगा, राइट, स्टेबलाइज होगा बाय फॉर्मिंग एडिशनल आयनिक इंट्रैक्शन करा हुआ, एडिशनल आयनिक इंट्रैक्शन हुआ, राइट, बीपीजी ने बाइंड किया बीटा चेन के साथ। तो अब क्या होगा, अगर हमने आपको बार बार रिवाइज मैंने किया है, बार बार आपसे बोला है कि अगर आयनिक इंट्रैक्शन होंगे, अगर तो स्टेबलाइज होगी स्ट्रक्चर, राइट, तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ इफेक्ट होगी, डिक्रीज करेगी, राइट। सो अगर यहाँ पर ये इफेक्ट होती है तो आपको पता ही है फिर ग्राफ्स किस साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। और अगर हम एक केस लेते हैं, राइट, अब एक केस लीजिए, कोई केस है, अगर हम आपको कहें कि अगर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, राइट, 2 टेस्ट ट्यूब हैं और उनमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, राइट, मान लीजिए आप यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और उसमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ, मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लिया है, राइट, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन सेम है, बट क्या केस है, डिफरेंस क्या है कि अब एक में तो हमारे पास प्यूरिफाइड हीमोग्लोबिन है, राइट, और एक हम टेस्ट ट्यूब में हमारे पास आरबीसीज प्रेजेंट हैं, राइट, हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पास हीमोग्लोबिन आरबीसीज प्रेजेंट हैं, राइट, और एक हमने बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म हीमोग्लोबिन का एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, राइट। देखिए मान लीजिए हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल प्योरीफाइड हीमोग्लोबिन लिया है, राइट, प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन लिया है, और यहाँ हमने आरबीसीज भी हैं, यहाँ आरबीसीज प्रेजेंट हैं, राइट, यहाँ आरबीसीज प्रेजेंट हैं। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें सेम कंडीशन होगी या डिफरेंट होगी। सो ये हम कैसे बताएंगे, देखिए हमने आपको बताया आरबीसी जो है, आरबीसी का में जो प्रेजेंट बीपीजी है, राइट, वो क्या करता है, वो एडिशनल बाइंडिंग करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के साथ, राइट, इंट्रैक्शन करता है और इसे डिस्टेबलाइज करके ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम करता है। सो अगर हम टेस्ट ट्यूब 1 में देखें तो यहाँ तो प्यूरिफाइड हीमोग्लोबिन है, यहाँ तो बीपीजी का केस नहीं है क्योंकि यहाँ तो बीपीजी प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर हम इस केस में डिस्कस करते हैं हमारा ग्राफ, तो ग्राफ नॉर्मल जो हमारा एस शेप्ड आता है वही आएगा, राइट, सिग्मोइडल, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगी, जैसे होगा नॉर्मल कंडीशन में हम शो करते हैं वैसे ही होगा। बट सेकंड केस में देखिए, अगर हमने यहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट है, आरबीसीज में हमारे पास बीपीजी होगा, तो बीपीजी क्या करता है, एडिशनल बाइंडिंग कर लेता है बीटा चेन के साथ, राइट। सो अगर बीटा चेन के साथ उसने बाइंडिंग की और तो बाइंडिंग एफिनिटी हम बोल रहे हैं कि कम होगी, तो कहाँ शिफ्ट करेगा, तो राइट शिफ्ट करेगा, राइट। देखिए हमने यहाँ कहा कि नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, राइट, हमारे पास सिग्मोइडल कर्व आता है, हमने सिग्मोइडल कर्व बना दिया फर्स्ट कंडीशन में, राइट, 0.5, 1 एंड 0, यहाँ हमारे पास 20, मान लीजिए यहाँ 26 स्टोर है, हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, यहाँ पर हम y लेते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ नॉर्मल कर्व आया, राइट, अब अगर हम सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात करें तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम कंडीशन कह रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है और अगर हम आरबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो बीपीजी होगा, बीपीजी बीटा चेन के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देगा, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, तो ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, राइट शिफ्ट दिखाएगा, ये आपका राइट शिफ्ट आएगी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी तो राइट शिफ्ट आएगी। तो हम ग्राफ को ऐसे इसमें शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई केस आए तो हम उसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने आपको बताया कि राइट शिफ्ट होगी, लोअर एफिनिटी है इसलिए, और क्यों होगी, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है, सेम दो टेस्ट ट्यूब में कोई डिफरेंस नहीं है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, राइट, बट हमने एक जगह बीपीजी प्रेजेंट है आरबीसीज में एंड एक जगह हमने प्यूरिफाइड फॉर्म ली है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखिए,
अगर हम टेम्परेचर की बात करें, और हाँ एक बात बताइए, यहाँ से हम आपको पूछ रहे हैं, अगर हमने ये केस जो बताया बीपीजी का, अगर मान लीजिए हम HbA की बात कर रहे हैं, राइट, जो एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसमें 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन हमने आपको बताई थी प्रेजेंट होती हैं, राइट, हेटेरोटेट्रामर होता है। सो एक बात बताइए, अगर हम HbF लें तो क्या उसमें कोई इफेक्ट आएगा? अगर हम हीमोग्लोबिन फीटल की बात करें, जो हमने आपको बताया था, हमने आपको केस डिफरेंट कन्फर्मेशन बताई थी हीमोग्लोबिन की, तो HbF के केस में बताइए कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन अभी टेस्ट ट्यूब में ये कंडीशन हमने की है, तो क्या बीपीजी का इफेक्ट HbF के ऊपर आएगा? यानी कि फीटल स्टेज में क्या बीपीजी इफेक्ट करेगा? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए हमने कंफर्मेशन क्या बताई थी, 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर बीटा चेन प्रेजेंट ही नहीं होती है, राइट, यहाँ पर बीटा चेन एब्सेंट होती है, राइट, बीटा चेन एब्सेंट होती है, और बीटा चेन एब्सेंट होगी तो हमने कहा है कि जो बीपीजी है वो किसके साथ बाइंडिंग शो करता है, वो बीटा चेन के साथ बाइंडिंग शो करता है, राइट। तो अगर बीटा चेन एब्सेंट है और यहाँ पर तो गामा है, तो इसका बीपीजी का यहाँ पर कोई रोल नहीं आएगा, राइट। तो इसकी अगर हम बात करें फीटल में, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग देखिए, हमने ये HbA के केस में आपको बताया है कि राइट शिफ्ट होगी, और अगर हम फीटल स्टेज की बात करेंगे तो फीटल में ये मान लीजिए ये नॉर्मल ग्राफ है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, प्लीज़ याद रखिएगा, इंक्रीज करेगी, राइट। तो इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अगर हम देखिए टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा ग्राफ में, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज होंगे, राइट, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होगी वो लो हो जाएगी, तो राइट शिफ्ट होगा, बस ये याद रखना है आपको इसमें, राइट। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने आपको बताया है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, राइट। तो उसमें हाई सोल्युबल इन वाटर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको पता है, हमने बहुत बार ऐसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अगर मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्लीज़ ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए अगर मैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की बात करूँ, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, राइट, तो CO2 हाईली सोल्युबल होती है वाटर में, राइट, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है इसका। सो हमने बोला था कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें CO2 अप्रोक्सीमेट 7% जो होती है वो डिजोल्व होती है, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है बनाती है, जैसे हमने कार्बोनिक आयन बनाया, फिर बाइकार्बोनेट आयन बनाया, हमने प्रोटोन में ये कन्वर्ट होती है। सो यहाँ देखिए मान लीजिए हमारे पास ये RBCs है, यहाँ हमारे पास RBC प्रेजेंट है, राइट, यहाँ हमने CO2 को लिया, वाटर में डिजोल्व, वाटर से इंटरेक्ट किया, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, RBCs के साइड, RBCs में, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना, राइट, यहाँ हमारे पास H पॉजिटिव आयन और HCO3 आयन में ये कन्वर्ट होगा। अगर हमने आपको बताया था HCO3 आयन बनेगा तो हमारे पास सोडियम HCO3 जो है वो डिक्रीज करेगा, राइट, क्योंकि हम साइटोसोल की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइटोसोल में सोडियम की कंसंट्रेशन लो होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा होती है। अगर हम आउटसाइड द सेल्स की बात करें तो सोडियम का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल हाई होता है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है, राइट। तो NaHCO3 डिक्रीज करेगा, KHCO3 जो है वो इंक्रीज करेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोल सकते हैं। और एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है RBC में जिसे हम बोलते हैं बैंड 3। यहाँ देखिए हमारे पास मान लीजिए ये RBC हमारे पास प्रेजेंट है, राइट, हमने CO2 लिया प्लस हमने वाटर लिया, राइट, इसने इंटरेक्ट किया कार्बोनिक एनहाइड्राइड में, ये हमारे पास H2CO3 यहाँ पर आ गया, राइट, ये फिर फर्दर डिवाइड होगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 आयन में,
ये अंदर ही है साइटोसोल के, राइट। सो अगर हम कह रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन अगर हुई हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास ये आरबीसी की मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बैंड 3, आपको पता भी होगा, राइट, बैंड 3। तो बैंड 3 जो है वो एक एनायन एक्सचेंजर है, राइट, एनायन एक्सचेंजर है। ये पहले इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। जो बैंड 3 है वो एनायन एक्सचेंजर है, राइट, ये एनायन एक्सचेंजर है, अभी बताएंगे। ये क्लोराइड एंड HCO3 आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। ये एंटीपोटर है, राइट, एंटीपोटर है, ठीक। और अब देखिए कैसे, तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोराइड अलोंग द, और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ही मूव कराता है, राइट, अलोंग द कंसंट्रेशन ही मूव कराता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास HCO3 बना, राइट, तो HCO3 मूव करेगा आउटसाइड, H यहाँ लिख लीजिए, HCO3 आउट एंड क्लोराइड इन, ठीक। HCO3 यहाँ पर आप फेयर कर लीजिएगा पॉज करने के बाद, वरना आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक। क्लोराइड इन एंड HCO3 आउट, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि HCO3 का इफ्लक्स होता है और क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो अगर हम अब बात करें आउटसाइड, अब क्योंकि हम सेल के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है तो NaHCO3 बनेगा, राइट, और यहाँ पर आउटसाइड द सेल KHCO3 का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ तो KHCO3 का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, HCO3 मोर हो जाएगा, तो CO2 इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ब्लड जो है प्लाज्मा सोडियम में, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक। ये तो था आपका बैंड 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और हमारा कि अगर HCO3 बनता है तो वो कैसे मूव करता है, ये याद रखिएगा। और प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन ये भी है जो गेट में या फिर डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि CA का इनहिबिटर जो होता है, तो एसिटोजोलामाइड जो होता है वो CA का इनहिबिटर होता है, राइट, ये आप याद रखिएगा। अब आपको हमें बताना है हीमोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है, राइट। तो देखिए पहले मैं आपको बताऊं कि हमने जो डिस्कस किया अब तक उसमें क्या है कि हमने आपको फैक्टर्स बताए, तो आप एक बार रिकॉल करिए कि जितने भी हमने फैक्टर्स बताए हैं तो वो मोस्टली जो फैक्टर्स हैं वो ग्राफ को कर्व को कहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, मोस्टली राइट शिफ्ट होती है। सो कुछ ही केसेस हैं जिसमें लेफ्ट शिफ्ट होती है। मैं आपको एक समराइज भी बता दूंगी, बस आपको ये याद रखना होगा मोस्टली राइट शिफ्ट होती है। बस आपको कुछ केस होंगे जो याद रखने होंगे जिससे लेफ्ट शिफ्ट होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट शिफ्ट में। सो आप वो याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है। तो मायोग्लोबिन, जैसे हमने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन मल्टीमेरिक प्रोटीन है, मायोग्लोबिन जो है वो मोनोमेरिक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, राइट, ये नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, राइट, ये नॉन एलोस्टेरिक प्रोटीन है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। देखिए मायोग्लोबिन में हमने आपको बताया था कि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, तो अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होगा तो हायर डिग्री ऑफ इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, तो टर्शरी। और हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन तो 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है, अल्फा एंड बीटा, और कन्फर्मेशन अल्फा गामा एप्सिलॉन, ये भी अलग अलग फॉर्मेशन हम आपको बताए थे। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को ऑप्ट करता है। ये हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो केवल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपने देखा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन का स्टोरेज होता है मायोग्लोबिन में। हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का कर्व और हीमोग्लोबिन में के केस में सिग्मोइडल होता है, जबकि मायोग्लोबिन के केस में हाइपरबोलिक होता है। देखिए ऐसे बनता है, हाइपरबोलिक होता है, राइट, क्योंकि इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, कोई कोऑपरेटिविटी प्रेजेंट नहीं होती, राइट। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हाई होती है। हमने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताया था मायोग्लोबिन के केस में कि यहाँ पर बहुत जल्दी P50 वैल्यू का वैल्यू केवल 2 टोर ही आता है, राइट, यानी कि इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग इतनी हाई है कि 2 टोर पर ही 50% सेचुरेशन हो जाता है। जबकि हमने सिग्मोइडल के केस में आपको बताया था कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अलग अलग आपको मिलेगा, कहीं 26 to 27, तो 27 टोर अगर
mm की बात करें तो यहाँ पर P50 वैल्यू इतनी आती है हीमोग्लोबिन के केस में। सो कोऑपरेटिविटी यहाँ पर N=1 नहीं होती, यहाँ पर कोऑपरेटिविटी एब्सेंट होती है मायोग्लोबिन के केस में। तो ये तो हुआ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में डिफरेंस। एक बार प्लीज़ इसे अपने माइंड में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है।